बूढ़े पिता की अनोखी वसीयत। दिनेश लाल जी अपने कमरे में अपनी पत्नी जानकी के साथ बैठे हुए रोजाना की तरह अपने कारोबार का हाल चाल सुना ही रहे थे कि इतने में बड़ा बेटा आया और बोला, पिताजी जरा तिजोरी की चाबी तो दीजिए। क्या हो गया बेटा? कुछ नहीं, बस 15,000 चाहिए थे। पिताजी आपको तो पता है मेरी कार को रिपेयर करवानी है। अच्छा ठीक है, जानकी जरा चाबी तो देना। जानकी जी अपनी कमर में से चाबी का गुच्छा निकाल कर दे देती हैं। बड़ा बेटा अभी जाता ही है कि इतने में छोटा बेटा आ जाता है। बाबूजी बच्चों की फीस भरनी है, 20,000 चाहिए। जरा दीजिए तो, मेरी तनख्वाह नहीं आई अभी तक। जब आएगी तो आपको वापस जरूर कर दूंगा। पिताजी सब जानते थे, सब समझते थे कि दोनों बेटे क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर यही सोचकर चुप कर जाते थे कि क्या फर्क पड़ता है तो अपने ही बच्चे। वैसे तो दिनेश लाल जी कभी मना नहीं करते थे तिजोरी की चाबी देने से, लेकिन कभी कारण पूछ भी बैठते थे तो बच्चे कहते, क्या पिताजी आपको हम पर विश्वास नहीं है क्या? इस पर दीनदयाल जी हंस देते। जानकी जी हमेशा उन्हें टोकती कि बच्चों पर सब कुछ मत लुटाओ, परंतु दीनदयाल जी नहीं मानते। अरे जानकी, तुम तो जानती हो मेरे बच्चे मेरी जान हैं, लेकिन जी अपने बुढ़ापे के लिए भी तो। अरे भाग्यवान, बुढ़ापे की चिंता तुम मत करो। अपने दोनों बेटे होनहार हैं, बहुत प्यार करते हैं हमसे। जो संस्कार हमने अपने बच्चों को दिए हैं उनके रहते हमें कभी कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती। जानकी जी चुप कर जाती, लेकिन मन में कहीं ना कहीं विचार तो चलते ही रहते थे। सोचती, आप इतने भोले हैं, आज के ज़माने में अपने लिए कुछ ना कुछ अवश्य बचा कर रखना चाहिए। बेटे तो अपने हैं, लेकिन बहुएं वह तो पराये घर से आई है, और वैसे आपसे ज़्यादा मैं अपनी बहुओं को अच्छे से जानती हूँ। दिनेश लाल जी बोले, अरे भाग्यवान, कहाँ गुम हो गई? मेरी चाय का समय हो गया है, आज मिलेगी या खुद ही बना लूँ? अरे आप क्यों चाय बनाएंगे? मैं राजू को आवाज़ देती हूँ, वह बना देगा। रसोई घर और घर के दूसरे कामों को करने के लिए 17 साल का नौकर रखा था, ताकि बहुओं पर काम का बोझ ना पड़े, और फिर इस उम्र में वे खुद भी तो ज़्यादा काम नहीं कर सकती थी। राजू ने चाय बनाई। चाय पीते पीते दोनों के शाम के सैर सपाटे का वक्त हो गया। जानकी जी और दिनेश लाल जी रोज की तरह सैर सपाटा करने के लिए बाहर निकले। अभी थोड़ी ही दूर निकले थे कि देखा सामने से तेज गति की कार बेकाबू होकर उनकी तरफ ही आ रही थी। कुछ समझ पाते इससे पहले ही कार ने उन दोनों को टक्कर मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया। जब होश आया तो जानकी जी ने स्वयं को हॉस्पिटल के बेड पर पाया। उन्होंने उठते ही दिनेश लाल जी के बारे में पूछा तो नर्स ने बताया कि दिनेश लाल जी आईसीयू में हैं। दरअसल उन्हें बहुत ज़्यादा चोटें आई थी, जिस कारण उनकी हालत बहुत गंभीर बनी हुई थी। सुनते ही जानकी जी ड्रिप उतार कर एक तरफ रखती हैं। चोटें लगने के बावजूद उठकर खड़ी हो गई और चल पड़ी। हॉस्पिटल के अन्य कर्मचारी उन्हें रोकते रहे, पर वह नहीं रुकी। दिनेश लाल जी को इतनी बुरी अवस्था में देखकर जानकी जी उन्हें देखती ही रह गई। कुछ देर पहले जो दिनेश लाल जी उनके साथ हंसते बतियाते सैर पर निकले थे, वह हॉस्पिटल के बेड पर जख्मी हालत में बेसुध पड़े थे। जानकी जी खुद को संभाल न सकी। उठिए ना, देखिए आपके सहारे तो मैं जिंदगी जी रही थी। आप ही तो मेरे दिल की भावनाओं को समझते हैं। उन्हें आईसीयू से बाहर ले जाया गया और उन्हें आराम करने को कहा गया। दीनदयाल जी की चिंता ही जानकी जी को खाए जा रही थी। इतने में आवाज आई। बड़ी माँ आंखें खोलकर देखा तो सामने उनका नौकर राजू खड़ा था। जानकी जी की ऐसी हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। खाना खा लीजिए बड़ी माँ। जानकी जी इधर उधर देखने लगी। आसपास और कोई नहीं था। राजू बोला, सब लोग घर चले गए थे तो आपका हाल चाल जानने आ गया। आते आते थोड़ा खाना भी ले आया। उठिए बड़ी माँ, खाना खा लीजिए।
बाबूजी भी जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। राजू का स्नेह देखकर जानकी जी को कुछ हौसला हुआ। उन्हें लगा कि उनके साथ कोई तो खड़ा है इस दुख की घड़ी में। जानकी जी, आपके पति को होश आ गया है। राजू उन्हें दिनेश लाल जी के पास ले गया। वे होश में तो थे, परंतु अपने हाथ पैर नहीं हिला पा रहे थे। अपनी दर्द को आंखों में समेटकर जानकी जी रामलाल जी की ओर देखकर मुस्कुराई और बोली, भगवान का शुक्र है आप ठीक हैं। अब हम जल्दी ही अपने घर चलेंगे। तबीयत थोड़ी संभालने के बाद उन दोनों को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। दोनों घर तो आ गए, लेकिन वह चलने फिरने में असमर्थ थे। घर पर आने के बाद जैसे जानकी जी और दिनेश जी की जिंदगी ही पलट गई। जो लोग कभी घर के मुखिया हुआ करते थे, इस घर की रौनक हुआ करते थे, वह दोनों अब उपेक्षा की नज़रों से देखे जाने लगे थे। बच्चों को अपने माता पिता ही बोझ लगने लगे। बेटों को दवा या फल लाने को कहती तो कोई ना कोई बहाना बनाकर इनकार कर देते। बेटों का साथ देने के लिए बहुएं भी आ जाती। कितना भी खर्च कर लो, बाबूजी तो ठीक होने वाले नहीं हैं, तो थोड़ा सोच समझकर बात किया करो खर्चे की। इन तीर भरी बातों से माँ का कलेजा छलनी हो जाता। मन ही मन वो भी जानती थी कि बेटों को यह सब सिखाने वाली बहुएं ही हैं। बेटों से कहा, तुम्हारे बाबूजी को हॉस्पिटल लेकर जाना है, बुखार लग रहा है और रूटीन चेकअप करवाना है, तो गाड़ी ले चलो। इतने में छोटे बेटे का जवाब था, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। आपको तो पता ही है घर में पैसों की कितनी तंगी चल रही है। ऊपर से बाबूजी सब काम धंधा छोड़कर घर बैठ गए हैं। इतने में बड़ा बेटा भी आया और बोला, माँ आप समझती क्यों नहीं है, हम लोग नौकरी पेशा हैं, इतना समय नहीं होता हमारे पास कि यह फालतू के काम करते रहे। जानकी जी अपमान का घूंट पीकर चुपचाप खड़ी थी। इतने में राजू ने आवाज़ लगाई, आइए बड़ी माँ, मैं ऑटो बुलाकर ले आया हूँ। जाते हुए जानकी जी ने राजू से कहा, पर बेटा मेरे पास तो पैसे भी नहीं बचे दवा और फल लाने के लिए। मैंने पैसे उठा लिए हैं, तनख्वाह में से कुछ बचे थे, पूरे हो जाएंगे। कहते हुए राजू बाबूजी की व्हीलचेयर को खींचते हुए ले गया। कहने को तो राजू नौकर था, लेकिन जानकी जी और दिनेश लाल जी की सेवा उनके बेटे से भी बढ़कर कर रहा था। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने दिनेश लाल जी के लिए कुछ खास डाइट और एक्सरसाइज बताए। सब अच्छे से समझ लिया। वापस घर आते हुए रास्ते में ऑटो को रुकवाकर राजू दवाइयाँ, फल और ज़रूरी सामान ले आया। राजू ने उनके खाने पीने का खास ध्यान रखा। कुछ ही दिनों में बाबूजी भी ठीक होने लगे। जब तबीयत थोड़ी अच्छी हुई, एक दिन बाबूजी ने अपने दोनों बेटों को हॉल में बुलाया। क्या बाबूजी, आपको तो कोई काम धंधा है नहीं और आप सारा दिन हमें भी परेशान किए रखते हैं। दोनों बेटे चिल्लाते हुए अपने अपने कमरे से बाहर आए। सामने देखा तो चौंक गए। सामने सोफे पर माँ बाबूजी के साथ दो अनजान शख्स बैठे थे और दिनेश लाल जी के चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास झलक रहा था। तुम लोगों को शायद नहीं पता, आज हमारी श्रीमती जी का जन्मदिन है। उसी अवसर पर यह सारा इंतजाम किया है। आज हमने सरप्राइज पार्टी रखी है। कहते हुए दिनेश लाल जी के चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास झलक रहा था। दिनेश लाल जी ने जानकी जी के साथ केक काटा। जानकी जी को एक गिफ्ट पैक उठाकर देते हुए बोले, यह लीजिए श्रीमती जी, आपके लिए अपनी पसंद की सिल्क साड़ी लाया हूँ। दोनों बहू के मुंह खुले के खुले रहते हैं। क्या हुआ,
हैरान हो गए। इस लाचार निठल्ले बूढ़े के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? चलो आज आप लोगों को भी सरप्राइज किए देता हूँ। दिनेश लाल जी ने अपने साथ खड़े दोनों व्यक्तियों का परिचय दिया। यह मेरे वकील दोस्त हैं दामोदर जी, जिन्हें मैंने वसीयत का बंटवारा करने के लिए बुलाया है। और यह है दीनदयाल जी, जिन्हें मैंने यह मकान 2 करोड़ में बेच दिया है। इतना कहने की देर थी कि बेटों और बहुओं के सिर पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा। लेकिन बाबूजी, आप बिना हमारी रजामंदी के ऐसा कैसे? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। दिनेश लाल जी आज बोलते ही जा रहे थे। दिनेश लाल जी ने वकील साहब को वसीयत पढ़कर सुनाने को कहा। उसमें लिखा था, मैं अपनी दुकान से अपने बेटों और बहुओं को बेदखल करता हूँ। उस पर आज से राजू का हक होगा। वही अब मेरा कारोबार संभालेगा। इस मकान के बेचने से जो पैसा आएगा उसका आधा हिस्सा मैं अपने पोते पोती के नाम पर जमा करवा दूंगा, जो कि उनके वयस्क होने के बाद उन्हें मिल जाएगा। और बाकी की आधी रकम से एक छोटा सा मकान खरीद रहा हूँ, जिसमें मैं, मेरी पत्नी और राजू तीनों रहेंगे। और मेरे पोता पोती के लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। दिनेश लाल जी बोले, तुम लोगों के पास 10 दिन का समय है अपने रहने का इंतजाम कहीं और करने के लिए, क्योंकि 10 दिन के बाद इस घर पर दीनदयाल जी का हक होगा। मैं अभी तक इसी भ्रम में था कि मेरे 2 बेटे हैं जो बहुत होनहार हैं, परंतु क्या सचमुच मेरे दोनों बेटे मेरे अपने हैं? यहाँ सब अपने अपने स्वार्थ में जी रहे हैं। मैं तो मिथ्या भ्रम में पड़कर खुश हो रहा था कि यहाँ सब मेरे अपने हैं। असल में मेरे बेटे का फर्ज तो सिर्फ राजू ने निभाया है। पिताजी, वह नौकर है और उसे नौकर की जगह पर ही रखिए। आपके बेटे हम हैं, बड़े बेटे ने कहा। बेटे की बात सुनकर दिनेश लाल जी बोले, बंधी हुई तनख्वाह के अलावा दिया ही क्या है इसे मैंने? लेकिन इसने तो जीवन दान दिया है मुझे। मेरी और मेरी पत्नी के बुढ़ापे की लाठी बना है। अब तो दोनों बेटे बहू जानकी जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ जी, अब आप ही कुछ समझाइए बाबूजी को। कहाँ थे तुम लोग जब तुम लोगों के सामने लाचार होकर मैं तुम्हारे बाबूजी की जिंदगी की भीख मांग रही थी और तुम अपना सामान बांधने की तैयारी करो। माँ, पिताजी की हिम्मत देखकर आज दोनों बेटे स्तब्ध हो गए। शायद उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वह लोग बहुत गिड़गिड़ाए, लेकिन अंत में वही हुआ जो वसीयत में दिनेश लाल जी ने लिखा था। बेटों और बहुओं को अपने किए की सजा और सबक दोनों मिल चुके थे। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।